चलो, तो पिछले वीडियो में जो है हम लोग कवर किए थे मोशन के बारे में। तो हम लोग मोशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे। एक काइनेमेटिक्स फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हम पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ पर अगर मूव कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन मोशन उसका कैसा है। सेकेंड पार्ट जब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे हम लोग कि ऑब्जेक्ट जो है 2 डायमेंशन में कैसे मूव कर सकता है, उसका मोशन किस तरह से हो सकता है, जिसको हम लोग नाम दिए थे प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मेट में। और थर्ड नंबर है हमारा जो था रिलेटिव मोशन, वो भी 2D मोशन था। तो पिछले चैप्टर में जो भी हम पढ़े वो हम पढ़े क्या, सिर्फ और सिर्फ मोशन के बारे में। मोशन के बारे में जो है हम लोग पीछे बहुत बढ़िया से डिस्क्राइब कर लिए कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, एवरेज स्पीड क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारा चीज़, उसका ग्राफ, ये सारे के बारे में हम लोग जान गए। लेकिन जब हम काइनेमेटिक्स का डिफिनेशन बता रहे थे तो हम बताए थे कि काइनेमेटिक्स जो है वो एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें हम स्टडी करते हैं काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में बताए थे, काइनेमेटिक्स में कि स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विदाउट गोइंग अबाउट द काउज ऑफ मोशन, काउज ऑफ मोशन, कि मोशन के काउज क्या है, कारण क्या है। काउज का मतलब होता है कारण, क्यों जो है मोशन हो रहा है, इस मोशन के पीछे का कारण हम लोग नहीं जाने। ठीक है, तो इस वीडियो में जो है वही हम मोशन के काउज के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, कि मोशन का कारण है क्या। ठीक है, समझ में आया। तो अगला चैप्टर का नाम है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इस जो चैप्टर है इसमें जो है बेसिकली हम किसी भी मोशन जो हो रहा है उसके काउज के बारे में स्टडी करेंगे, कारण के बारे में स्टडी करेंगे कि कारण क्या है। तो सबसे पहले ये लगा डायनेमिक्स। डायनेमिक्स, डायनेमिक्स जो है वो फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जो है हम लोग ऑब्जेक्ट के मोशन के काउज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है ना, कि मोशन के पीछे का क्या कारण है, उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक्स। तो ये भी ब्रांच का एक जो है फिजिक्स का एक ब्रांच है। तो लिखो इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स। दूसरा पॉइंट, ए ब्रांच है फिजिक्स का, इट डील्स अबाउट द काउज ऑफ मोशन, इट डील्स अबाउट द काउज ऑफ मोशन। और ऑफ कोर्स मोशन का जो काउज होता है हमारा क्या होता है, फोर्स होता है। क्या होता है हमारा, फोर्स। समझ गया कि जो ऑब्जेक्ट के मोशन है वो किसके कारण होता है, फोर्स के कारण होता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, वो u वेलोसिटी से चल रहा है, तो t इज इक्वल टू 0 पे वो पार्टिकल जो है u वेलोसिटी से चल रहा है, m मास का ऑब्जेक्ट है। और मान लो कि t इज इक्वल टू t टाइम पे उस पार्टिकल की वेलोसिटी सामने की तरफ हो गई v, तो इसका स्पीड जो है u था बढ़ के हो गया कितना v, या घट के हो गया v, हमको नहीं पता। तो इस ऑब्जेक्ट के स्पीड को घटाने का और बढ़ाने का जो जिम्मेवार है वो किसके कारण हुआ, फोर्स के कारण हुआ। फोर्स नहीं रहता तो इसका स्पीड जो है न घटता और न बढ़ता। ठीक है, क्लियर हुआ।
तो ऑब्जेक्ट के, जैसे मान लो कि एक और एग्जांपल, m मास का ऑब्जेक्ट है, u वेलोसिटी से ऐसे जा रहा है, कुछ समय बाद जो है t इक्वल टू 0 पे हम पार्टिकल को यहाँ पे ऐसे जाते हुए देखें, कुछ समय के बाद देख रहे हैं कि m मास का है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है v वेलोसिटी से। तो जब तक जो है, जब तक इस पे फोर्स नहीं लगता तब तक जो है इसकी वेलोसिटी नहीं चेंज होती, ना डायरेक्शन चेंज होती। जाना चाहिए था इसको सीधा, लेकिन अब इधर जा रहा है देखो। तो फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के मोशन के पीछे का क्या है, काउज है, समझ गया। और उसी को बोलते हैं हम लोग डायनेमिक्स। डायनेमिक्स बेसिकली हम लोग काउज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करते हैं कि ऑब्जेक्ट के मोशन का जो पीछे का काउज है, कारण है, वो क्या है। तो हेडे लगाओ, सबसे पहला चीज फोर्स। फोर्स फोर्स क्या है, तो फोर्स जो है वो एक प्रकार का पुल और पुश है। क्या बोलते हैं हम, एनी काइंड्स ऑफ पुल और पुश, पुल और पुश इज कॉल्ड फोर्स। किसी भी प्रकार के पुल और फोर्स, पुश को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। पुल का मतलब होता है खींचना, पुल का मतलब होता है क्या, खींचना। और पुश का मतलब होता है धक्का देना, धक्का देना। ये हमेशा बात याद रखना, ठीक है। पुल का मतलब होता है खींचना और पुश का मतलब होता है धक्का देना। तो किसी भी प्रकार के ऑब्जेक्ट के पुल और पुश को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स। फोर्स करता क्या है ये समझो। तो फोर्स की एक टेंडेंसी होती है कि फोर्स जो होता है उसके पास एक ऐसा टेंडेंसी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। स्टेट का मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, कि ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट पे है कि मोशन में है। तो फोर्स हैज टेंडेंसी टू चेंज a state of motion, state of motion, state of motion और रेस्ट, और रेस्ट। कैसे, देखो यहां पर मान लो कि एक m मास का ऑब्जेक्ट है और रेस्ट पड़ा हुआ है, रेस्ट पड़ा हुआ है। हम क्या किए कि इस पे एक फोर्स लगा दिए, इसको हम क्या किए, पुश किए, पुश किए। जैसे ही पुश करेंगे तो इस m मास का ऑब्जेक्ट जो है आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो इसके पास जो है क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा। तो बताओ रेस्ट से मोशन में लाने के लिए हमको क्या करना पड़ा, पुश करना पड़ा। और वही पुश जो है क्या कराएगा, हमारा फोर्स कराएगा। क्लियर हुआ, अच्छी। जैसे को ध्यान से मान लो कि ये ऑब्जेक्ट जो है u वेलोसिटी से पहले जा रहा है, मोशन में है, ठीक है। अब हम क्या किए कि इस ऑब्जेक्ट पे पीछे की तरफ फोर्स लगा दिए, पुल कर दिए, इसको पुल कर लिए, पीछे खींच दिए। पुल का मतलब क्या होना, खींचना। पीछे जैसे ही खींचेंगे तो इसका स्पीड घटेगा घटेगा घटेगा, और कुछ समय के बाद मान लो कि उसका स्पीड कितना हो गया, रेस्ट। तो ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट पे ला दिए, बताओ। अच्छा, एक और चीज है, जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो जा रहा है ऐसे, ऐसे u वेलोसिटी से, और हम क्या किए कि पुश ऐसे किए, ऐसे। कुछ समय के बाद जो है इस पार्टिकल का स्पीड जो है वो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ऐसे इधर हो जाएगा। मतलब पार्टिकल जाना चाहिए था सीधा, लेकिन डायरेक्शन को क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो यहाँ पे ये जो पुल है ये भी फोर्स है, यहाँ पे जो पुश है ये भी क्या है, फोर्स है। तो फोर्स क्या करता है, देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज कर देता है। अगर रेस्ट में है तो मोशन में ला देता है, मोशन में है तो रेस्ट में ला देता है, देखो। और डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है। क्लियर हुआ, डायरेक्शन को भी क्या कर देता है, चेंज कर देता है, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट, इट कैन, फोर्स की बात हो रहा है तो फोर्स जो है, फोर्स कैन चेंज
मैग्नीट्यूड as well as direction of moving object क्या बोले कि फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे समझो, जैसे मान लो कि यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट है और ये जो है v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है। v वेलोसिटी से हम क्या किए कि इस पे एक फोर्स अप्लाई किए इस डायरेक्शन में, ऐसे फोर्स अप्लाई किए ऐसे। लेट्स दिस एंगल इज थीटा, तो f का एक कंपोनेंट आएगा f cos थीटा और f का एक कंपोनेंट आएगा f sin थीटा। अब देखो ध्यान से, होगा क्या कि f cos थीटा जो है, f cos थीटा ये क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है आगे की तरफ f cos थीटा के कारण इसका स्पीड बढ़ेगा, तो f cos थीटा जो है, f cos थीटा इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट माने इस ऑब्जेक्ट के स्पीड को बढ़ाएगा कौन, f cos थीटा। लेकिन f sin थीटा जो है, f sin थीटा ये जो दिख रहा है f sin थीटा, ये वाला ये f sin थीटा जो है लगातार लग रहा है नीचे की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट आगे नहीं जाके थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, मुड़ जाएगा। माने f sin थीटा जो है वो डायरेक्शन को क्या करेगा, चेंज। f sin थीटा चेंजेज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे f sin थीटा विल चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे f cos थीटा क्या करेगा, विल इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ में आया, f cos थीटा जो है उस वेलोसिटी को क्या करेगा, लगातार बढ़ाएगा, आगे बढ़ेगा 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 और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो फोर्स जो है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है और उसके मैग्नीट्यूड को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। क्लियर हुआ, बोलो, समझ गया ना, अच्छी बात है। आगे हम आगे सीखें कि फोर्स क्या किया। फोर्स जो है वो रेस्ट में ऑब्जेक्ट था तो उसको ला दिया मोशन में, ऑब्जेक्ट मोशन में था तो ऑब्जेक्ट को ला दिया रेस्ट में, ठीक है। स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को बढ़ा दिया, स्पीड को घटा भी देगा, स्पीड को घटा दिया, ठीक है। डायरेक्शन को चेंज कर दिया, डायरेक्शन को क्या कर दिया, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। तो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी को भी क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है, ठीक है ना, अच्छी बात है। एक और पॉइंट, अगला पॉइंट, फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज और डिफॉर्म द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे मान लो कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और फोर्स ऐसे लग रहा है, फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे कोई पुश कर रहा है इसको, ऐसे जैसे ही पुश करेगा तो हो सकता है तो इसका साइज जो है छोटा होकर कितना हो जाए, इतना बड़ा बन जाए, ठीक है, तो हो जाएगा छोटा सा ये वाला। तो फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप साइज ज्योमेट्री को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये हो गया हमारा फोर्स के बारे में, फोर्स जो है किसी भी प्रकार के पुल और क्या है, पुश है। क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अब थोड़ा सा फोर्स का मेजरमेंट के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि फोर्स को मेजर कैसे करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ फोर्स, मेजरमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स को मेजर कैसे करेंगे, तो देखो आराम से समझो, देखो ध्यान से।
फोर्स का जो यूनिट होता है वो बेसिकली होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे चल के हम तुमको बता देंगे ये कैसे होता है। इसी को बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और याद रखना कि 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है वो 1 न्यूटन के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, कोई सीजीएस यूनिट पूछते? सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट होता है हमारा, सीजीएस यूनिट होता है डाइन फोर्स का। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हो सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी बोल सकते हो। अभी दोनों में रिलेशन क्या है? डाइन और न्यूटन में, सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट में। तो देखो यहाँ पे 1 न्यूटन इक्वल टू क्या बताएं? 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10⁵ डाइन। ये होता है रिलेशन इसके बीच में। कैसे? इसको थोड़ा सा प्रूफ कर देते हैं। देखो 1 न्यूटन इक्वल टू है 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ कि 1 केजी को क्या हम 10⁻³ ग्राम लिख सकते हैं? 1 मीटर को 10⁻² सेंटीमीटर लिख सकते हैं पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन इक्वल टू होते हैं 10⁵5, 3 तो 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी को क्या बोलते हैं? डाइन। तो 1 न्यूटन इक्वल टू हो गया 10⁻5 डाइन। क्लियर हुआ? तो ये होता है हमारा सीजीएस यूनिट। क्लियर हुआ? तो इस तरह से फोर्स को मेजरमेंट करेंगे। अच्छा, डायमेंशन क्या होगा? तो फोर्स का डायमेंशन जो है बेसिकली होता है mL/T-2। तो तुमको याद कर लेना है, ठीक है ना? इसको तुमको याद कर लेना है। अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ फोर्स। टाइप्स ऑफ फोर्स, देखो फोर्स जो है बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन मेनली जो है 4 तरह के फोर्स होता है। फर्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकेंड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। थर्ड, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और फोर्थ होता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। फोर्स जो होता है कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो बेसिकली 4 तरह के फोर्सेस जो हैं वो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और भी बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन मेनली जो है 4 तरह के फोर्सेस हैं। चलो सबके बारे में जो है स्टडी कर लेते हैं। ऐसे तो सेपरेट चैप्टर है सबके बारे में, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, फर्स्ट नंबर है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक ऐसा फोर्स है जो मास के कारण होता है। किसके कारण? मास के कारण। तो सबसे पहले तो लिख लो, इट इज बाय वर्च्यू ऑफ मास, वर्च्यू ऑफ मासेस। मासेस के कारण जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। इसके बारे में हम सेपरेट चैप्टर पढ़ेंगे। जैसे मान लो कि 2 मासेस हैं m1 और m2, और ये दोनों जो है r डिस्टेंस पे सेपरेटेड हो, तो m1 मास m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और m2 मास m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और जिस फोर्स से अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है उसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू होता है g m1 m2 बाई r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स होता है g m1 m2 बाई क्या? r स्क्वायर होता है।
क्लियर हुआ? ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ जी को बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वैल्यू होता है जी का, कांस्टेंट है, हमेशा फिक्स रहेगा 6.67 इंटू 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये इसको 20/3 भी लिख सकते हो सॉल्व करने के लिए, 10 का पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, तो हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। ये मासेस के कारण होता है, दो ठो मासेस जो है हमेशा क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और जिस फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे उस फोर्स को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा एक अर्थ है, यहाँ पे क्या है हमारा अर्थ, और मान लो कि एक m मास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ला के रख दिया। ठीक है, तो अर्थ जो है इसको अपनी तरफ जो है, मान लो कि अर्थ का रेडियस r है, अर्थ का सेंटर जो है c। एक बात और कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगेगा वो हमेशा सेंटर और सेंटर के बीच में लगेगा ऑब्जेक्ट के। तो दो ठो पॉइंट मासेस थे, पॉइंट मासेस, दीज आर पॉइंट मासेस। ये दोनों जो मासेस दिए हुए हैं क्या हमारे पॉइंट मासेस हैं, याद रखना। तो इनके सेंटर और इस ऑब्जेक्ट, मान लो इसके बीच का सेपरेशन कितना होगा, अर्थ है तो अर्थ का ये हो गया रेडियस, और ये हो गया मान लो थोड़ा सा ये एक्स है, एक्स बहुत ही कम है। तो इस एम को जो है सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा अर्थ को, अर्थ जो है जिस फोर्स से अपनी तरफ इसको क्या करेगा, इसको हमेशा क्या करेगा, पुल करेगा। हमेशा क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमेशा पुलिंग फोर्स है, हमेशा पुल करता है फोर्स। तो इस एम मास को अपने की तरफ क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगा। ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। उसी तरह एक एम मास का यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दे तो इसको अपने तरफ क्या करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स से पुल करेगा। उसी तरह एम मास के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखते तो इसको अपने तरफ अर्थ क्या करेगा, पुल करेगा। कहाँ, सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ, ऐसे। ठीक है ना। तो ये जो पुलिंग है फोर्स, वो होता क्या है, मास इनटू सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन। सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन को एक और जो है फोर्स से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है जी। क्या होता है, जी। एक और एक्सेलरेशन से डिनोट करते हैं जिसका नाम होता है स्मॉल जी। अर्थ जिस एक्सेलरेशन से अपनी तरफ खींचती है उसको बोलते हैं हम लोग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बोला जाता है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बेसिकली जो है एक ऐसा एक्सेलरेशन है अर्थ के सेंटर की तरफ जो किसी भी ऑब्जेक्ट को उस एक्सेलरेशन से क्या करती है, अपनी तरफ खींचती है। क्लियर हुआ? तो ये जो जी है हमारा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, इसी एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट को अर्थ अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है। यहाँ पर हो जाएगा m इंटू जी, यहाँ भी हो जाएगा m इंटू जी। क्लियर हुआ? अब बताओ कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये हम पहले से निकाल चुके हैं, कितना, जी m1 कितना है, स्मॉल m, m2 मान लो मास ऑफ अर्थ m ही है, बाई आर स्क्वायर, आर कितना है, आर ई प्लस एक्स, उसका होल स्क्वायर। अभी वैल्यू निकाल के रखे हैं कितना, m इंटू जी। देखो m से m कैंसिल, और हमारे पास g इक्वल टू आ गया, जी स्मॉल जी इक्वल टू आ गया जी मास ऑफ अर्थ अपॉन कितना, आर ई प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हो गया जी का वैल्यू। लेकिन ये जो x होता है बहुत ही कम होता है, x इज वेरी स्मॉल, x इज वेरी स्मॉल, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट वो अर्थ के बहुत ही निकट होता है। ठीक है ना, क्योंकि अर्थ का रेडियस जो है, अर्थ का रेडियस वो 6400 किलोमीटर है। अब 6400 किलोमीटर के नज़दीक में 10 मीटर 15 मीटर ये सब क्या होगा, नज़दीक होगा। इसलिए x बहुत अगर स्मॉल हो, इफ x इज वेरी स्मॉल, देन होता क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं बढ़िया से, इफ x इज वेरी स्मॉल तो होगा क्या कि g बराबर हो जाएगा जी एम ई बाई हो जाएगा आर ई प्लस एक्स लगभग 0 के बराबर हो जाएगा। तो g का वैल्यू आ जाएगा जी एम ई बाई आर ई का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर g का वैल्यू पुट करोगे 6.67 गुने 10 का पावर -11, मास ऑफ अर्थ पुट करोगे लगभग 6 गुने 10 का पावर 24 kg होता है, और कुछ नहीं है। अपॉन रेडियस पुट करोगे, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400 किलोमीटर, मैंने 6.4 गुने 10 का पावर 6 मीटर, उसका होल स्क्वायर। तो ये लगभग आएगा
9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो जी के जब वैल्यू होता है सरफेस के नज़दीक या सरफेस पर होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थ के लिए, या इसको तुम पाई स्क्वायर भी लिख सकते हो, और लगभग इसको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी यूज कर सकते हो। क्लियर हुआ ना? तो ये हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, समझा? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में और भी डिटेल में पढ़ेंगे उस चैप्टर में। अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकंड नंबर है हमारा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो सेकंड लिखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो देखो यहाँ पे तुमको दिखे में लग रहा होगा, नाम में ही पता चल रहा होगा, इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, और मैग्नेटिक माने मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के दोनों कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो किसके बीच में लगता है? चार्जेज के बीच में, चार्जेज पर लगता है फोर्स। और मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैग्नेट पर लगता है फोर्स, मैग्नेट पर। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस जो है बेसिकली वो क्या होते हैं? चार्जेस पे और मैग्नेट पे लगने वाले बेसिकली फोर्सेस होते हैं, और दोनों का कंबाइंड फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। एक बात और, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। माने ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है वो अट्रैक्ट का मतलब पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है, ठीक है ना? माने खिंचा भी सकता है, पुल भी हो सकता है, और रिपल्सिव का मतलब पुश भी हो सकता है, ठीक है ना? ये पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। ये जो फोर्सेस होते हैं पुलिंग और पुशिंग दोनों तरह के फोर्सेस होते हैं, ठीक है? जैसे देखा होगा कि दो ठो चार्जेज अगर प्लस चार्जेज होते थे, 10th क्लास में पढ़ा होगा, तो ये प्लस चार्ज वो क्या करता था? रिपेल। ये भी प्लस चार्ज वो क्या करता है? रिपेल। उसी तरह ए प्लस चार्ज इस प्लस चार्ज को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, सॉरी पुश कर रहा है इसको, पुश। लेकिन यही प्लस चार्ज अगर यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हो, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज हो, तो माइनस प्लस क्यू चार्ज को क्या करेगा? पुश करेगा। क्या करेगा? पुश। ये वाला पुशिंग फोर्स है, और यहाँ पे क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, ये प्लस चार्ज। तो ये अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपेल भी कर सकता है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तीसरा नंबर पॉइंट है कि ये जो है ऑलवेज कॉन्टैक्ट फोर्स है। कोई भी दुनिया में कोई भी फोर्सेस हो, अगर कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो तो जो है हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही होगा। ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। ऐसे लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस। सभी जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस होते हैं। सभी कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब कि जो बॉडी टच में हो, जब दो ठो बॉडी जो है बॉडी टच में हो ईच अदर, एक दूसरे के साथ, तो हमेशा जो है वहां पे कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे एग्जांपल में फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, टेंशन फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन हो गया, नॉर्मल रिएक्शन। ये सारे फोर्सेस जो हैं, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं, ये सब जो है हमारा कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। और कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं? हमारे नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। क्लियर हुआ? अच्छी बात है। अगला पॉइंट है कि इन तीनों सभी के फोर्सेस के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं, फ्रिक्शन फोर्स, टेंशन फोर्स और नॉर्मल फोर्स के बारे में। तो फर्स्ट नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा? तो फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा टू अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ बॉडी। किसी भी बॉडी के रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए जो है
जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। अच्छा, ये जो फोर्स एक्ट करता है, इट इज एक्ट along the tangential direction, टेंजेंशियल डायरेक्शन। टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक और नाम होता है शियर डायरेक्शन, ठीक है, और भी इसका नाम एक जगह सुनोगे, शियर डायरेक्शन। हमेशा टेंजेंशियल ही लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का, और इसको हम v वेलोसिटी से आगे खींच रहे हैं, तो इसके सरफेस जो है और ये जो जमीन का सरफेस है, ब्लॉक का सरफेस और जमीन का सरफेस, इसके टेंजेंशियली डायरेक्शन में इसके अपोजिट, वेलोसिटी के अपोजिट जो है एक फ्रिक्शन का फोर्स जो है एग्जिस्ट करता है। दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा इस वेलोसिटी को क्या चाहेगा कि घटे। तो फ्रिक्शन फोर्स भी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है। देखो दो ठो जमीन कॉन्टैक्ट में है, अर्थ और ये ब्लॉक के सरफेस जो है कॉन्टैक्ट में है, और कॉन्टैक्ट फोर्सेज जो होते हैं हमेशा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो फ्रिक्शन फोर्स भी है जो है डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। अभी जो है सिर्फ फोर्सेस के बारे में छोटा छोटा नॉलेज बता रहे हैं। अगला दूसरा पॉइंट, दूसरा नंबर फोर्सेस है हमारा, दूसरा नंबर फोर्स क्या था, टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स क्या होता है, तो देखो टेंशन फोर्स जो है एक तरह का पुलिंग और पुशिंग दोनों तरह का फोर्स है। पुलिंग और पुशिंग दोनों तरह का फोर्स है। टेंशन पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। कैसे? टेंशन का मतलब होता है तनाव। क्या होता है? तनाव। अब देखो समझाते हैं हम टेंशन फोर्स के बारे में, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर सीलिंग है और सीलिंग से एक रस्सी लटकाया हुआ है ऐसे, यहाँ पे एम मास का ऑब्जेक्ट है। तो बताओ ग्रेविटी जो है इसको अपनी तरफ खींचेगी mg। तो जैसे ही एम ब्लॉक जो है, एम ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, एम ब्लॉक जो है जाना चाहेगा किधर? नीचे। जैसे ही एम ब्लॉक जाना चाहेगा नीचे, तो रस्सी जो है अपनी तरफ, रस्सी जो है अपनी तरफ जो है इसको क्या करेगा? खींचेगा। और जिस फोर्स से खींचेगा, दिस इज फोर्स, टेंशन फोर्स। खींचेगा यहाँ पे क्या करेगा? पुल करेगा रस्सी, दिस इज पुल बाई रॉप, पुल बाई रॉप या स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो अपनी तरफ क्या किया? पुल किया, खींचा। तो ये जो फोर्स पुल किया, जिस फोर्स से पुल किया, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग टेंशन फोर्स। अब देखो कि रस्सी और ये जो फोर्स लगा, ब्लॉक लगा, ब्लॉक जो जुड़ा हुआ है एक दूसरे कांटेक्ट में है। अब कांटेक्ट फोर्स हमेशा क्या होते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। इसलिए टेंशन फोर्स भी क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है। अच्छा, पुश भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो कैसे, मान लो कि एक ऐसे जमीन सरफेस है और यहाँ पर एक रॉड रखा हुआ है ऐसे, यहाँ पे एक रॉड रखा हुआ है और इस रॉड पर एक एम मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ये रॉड है हमारा, रॉड। ध्यान सुनना, तो रॉड जो है हमेशा, रॉड इस एम मास पे क्या करेगा? पुश करेगा ऊपर की तरफ, पुश। हमेशा ये नीचे नहीं गिरेगा। ये जो है इसको रॉड, एम मास जो है इसको भी क्या करेगा? पुश करेगा। हमेशा जो है पुल नहीं करेगा। रॉड कभी भी पुल जो है नहीं करता है, हमेशा क्या करेगा? पुश। ठीक है ना? क्या करेगा? पुश करेगा। क्लियर हुआ? रॉड जो है हमेशा क्या करेगा? पुश। पुल भी कर सकता है, देखो सॉरी, पुल भी कर सकता है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पर, यहाँ पे पुल भी कर सकता है, सॉरी, पुश भी कर सकता है, पुल भी कर सकता है। देखो यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पर सीलिंग है और इसके साथ एक रॉड के साथ, रॉड के साथ ये रॉड है हमारा, और इसके साथ जो है हम एक एम मास का ऑब्जेक्ट लटका दिए। अब बताओ ग्रेविटी लगेगा नीचे की तरफ, ये रॉड है हमारा, रॉड। तो रॉड जो है ऊपर की तरफ क्या करेगा? इसको खींचेगा टेंशन से, किसी टेंशन खिंचाव फोर्स से। तो ये जो पुल किया है, ये जो क्या किया है? पुल। ये कौन किया? रॉड, बाई रॉड। तो रॉड जो है क्या किया? इसको पुल किया ऊपर तरफ, ऊपर की तरफ क्या किया? पुल। पुलिंग फोर्स को हम थोड़ा सा दिखा देते हैं ऐसे,
कैसे किया, पुल किया ऊपर की तरफ। तो रॉड जो है वो पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। तो रॉड कैन पुल और पुश, पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। लेकिन स्ट्रिंग जो है सिर्फ स्ट्रिंग सिर्फ जो है स्ट्रिंग कैन ओनली पुल, सिर्फ पुल करेगा, क्लियर हुआ, पुश नहीं करेगा। कैसे, देखो स्ट्रिंग के अंदर मान लो कि यही रस्सी है ऐसे, और मान लो कि यहाँ पर जमीन है और रस्सी को ऐसे लटका दिया और रस्सी पर रख दिया ऐसे एम मास के बाद, तो बताओ ये रुकेगा, ये जी लगेगा नीचे तो फ्री फॉल कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं आएगा, खिंचाव नहीं आएगा, तो ये फ्री फॉल कर जाएगा। ठीक है, तो रस्सी के ऊपर अगर एम मास के रखेंगे तो क्या कर जाएगा, गिर जाएगा, स्लैक हो जाएगा, रस्सी क्या हो जाएगा, स्लैक हो जाएगा। तो रस्सी जो है, स्ट्रिंग जो है सिर्फ पुल कर सकता है, पुश नहीं कर सकता है। लेकिन रॉड जो है पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अगला जो है फोर्थ नंबर, कितना नंबर था ये, तीन हो गया था, थर्ड नंबर, 2 हो गया था। थर्ड नंबर है हमारा स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जिस फोर्स से अपनी तरफ किसी ऑब्जेक्ट को खींचती है उसको स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि ये भी जो है पुल भी कर सकता है और पुल और पुश दोनों कर सकता है, पुल और पुश दोनों कर सकता है। कैसे, समझो, यहाँ पे ध्यान समझना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक स्प्रिंग से एक एम मास के ऑब्जेक्ट को बांध दिए। अब हम क्या किए कि इस ब्लॉक को, एम मास के ब्लॉक को, ठीक है ना, एम मास के ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिए, ए पोजीशन से थोड़ा सा हम डिस्प्लेस कर दिए, यहाँ पे लाए ऐसे, एम मास के ब्लॉक को यहाँ पे ले, इसको डिस्प्लेस कर दिए आगे की तरफ। अब एक बात बताओ कि जैसे ही डिस्प्लेस किए आगे की तरफ तो क्या होगा, समझो, देखो जैसे ही डिस्प्लेस करेंगे आगे की तरफ तो फोर्स लग जाएगा पीछे की तरफ, स्प्रिंग फोर्स लगेगा पीछे। स्प्रिंग जो इसको क्या करेगा, अपनी तरफ पुल करेगा, खींचेगा, क्या करेगा, पुल। यहाँ पे पुल कर रहा है, स्प्रिंग चाहेगा कि कहाँ जाए, फिर से स्प्रिंग पीछे आ जाए, इस पर एक्सटेंशन आ गया, तो एक्सटेंशन के कारण जो है स्प्रिंग क्या करेगा, चाहेगा कि अपनी तरफ आए, फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आए। तो जो है इस एम मास के ब्लॉक को अपनी तरफ खींचेगा, छोड़ेंगे तो ये यहाँ फिर से आ जाएगा। लेकिन अब हम क्या किए कि दूसरा काम किए यहाँ पे कि यही जो स्प्रिंग था उसको हम खींचे नहीं, यहाँ पे जो एक्सटेंड कर दिए ना, एक्सटेंड नहीं किया स्प्रिंग को एक्सटेंड नहीं किया, कॉम्प्रेस कर दिए। क्या कर दिए, कॉम्प्रेस। यहाँ पे एम पहले यहाँ पे था, देखो यहाँ पे एक्स कॉम्प्रेस कर दिए, दिस इज कॉम्प्रेस्ड। जैसे ही कॉम्प्रेस कर देंगे तो ये जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग ये क्या करेगा, स्प्रिंग जो है इसको धक्का देगा, इसके स्प्रिंग जो है धक्का देगा इधर, स्प्रिंग जो इधर इसको धक्का देगा, ऐसे धक्का देगा, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। क्या कर रहा है यहाँ पे, पुश। माने स्प्रिंग जो है हमेशा पुल भी कर सकता है और पुश भी कर सकता है। क्लियर हुआ, स्प्रिंग फोर्स बोलो। और स्प्रिंग फोर्स होता है, वो होता है स्प्रिंग फोर्स, आगे हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू होता है K इंटू एक्स। ठीक है, एक्स का जितना हम डिस्प्लेसमेंट किए उसके प्रोपोर्शनल होता है, और K को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, स्प्रिंग कांस्टेंट। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है। हम तो तुमको सिर्फ ये बताने वाले हैं कि 4 तरह के फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं, और भी उसमें कितने कितने तरह के फोर्सेस जो है उसके बारे में। चलो अगला है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन चौथा नंबर, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन या ऐसे बोल सकते हो परपेंडिकुलर फोर्स, या ऐसे बोल दो ऑर्थोगोनल फोर्स। ऑर्थोगोनल फोर्स तीनों नाम हो सकता है, कहीं कहीं बुक में नॉर्मल फोर्स, ऑर्थोगोनल फोर्स,
दिया रहे तो समझ जाना। अब जैसे देखो कि ये भी जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है, अभी जो है हमेशा पुश करेगा फोर्स, इट इज ऑलवेज पुशिंग फोर्स, इट इज ऑलवेज पुश, हमेशा क्या करेगा, पुश करेगा इसको। कैसे? हमेशा पुश करेगा। देखा ध्यान से, जैसे मान लो कि यहां पर एक m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सरफेस पे। अब होता क्या है कि इस एक ब्लॉक के सरफेस, थोड़ा सा ब्लॉक को हम थोड़ा सा यहाँ पे टॉप व्यू करके बना रहे हैं, इतना दूर को, ठीक है ना, टॉप व्यू करके बना रहे हैं। देखो ब्लॉक का सरफेस जो है उसको थोड़ा सा हम ग्रीन कलर से सेट कर दे रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ ग्रीन कलर से सेट कर रहे हैं। ब्लॉक का सरफेस जो है ग्रीन कलर का है। तो ध्यान से देखो कि ये जो ब्लॉक का सरफेस है, ब्लॉक, ये हमारा क्या है, ब्लॉक, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड। देखो ग्राउंड का सरफेस ब्लू कलर का है और ब्लॉक का सरफेस ग्रीन कलर का है। तो ये जो, ध्यान से बनना, ये जो ब्लॉक का सरफेस है वो इस ग्राउंड के सरफेस पे, ग्राउंड के सरफेस पे, ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड, ऐसे ग्राउंड का सरफेस है, इस पर एक फोर्स एग्जिस्ट करता है, ऐसे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, ठीक है ना। इस परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, नॉर्मल फोर्स या नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। ये जो नीचे की तरफ लगा रहा है ऐसे, ठीक है ना, नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है नीचे की तरफ। उसी तरह ये जो हमको दिख रहा है, किसका सरफेस, ब्लॉक का सरफेस, अब ये हमारा ग्राउंड का सरफेस, इस ब्लॉक के सरफेस पे जो है, ब्लॉक का सरफेस पे ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड, ये क्या करता है, ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स लगाता है ऐसे, परपेंडिकुलर फोर्स, नॉर्मल फोर्स। कौन? तो ऑफकोर्स किसका सरफेस, ग्राउंड का सरफेस, किस पे, ब्लॉक के सरफेस पे। दिस इज, ये जो नॉर्मल लग रहा है, ये जो नॉर्मल, दिस इज अप्लाइड बाय, ये जो नॉर्मल है, दिस इज अप्लाइड बाय ग्राउंड। ग्राउंड ने जो है ये अप्लाई किया किस पे, ब्लॉक के सरफेस पे। और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल, दिस इज अप्लाइड बाय ब्लॉक। ब्लॉक का सरफेस जो है इस पे अप्लाई किया। तो ये जो है सरफेस पे हमेशा कॉमन होगा, ठीक है ना, नॉर्मल होगा सरफेस के, ठीक है ना। तो याद रखना हमेशा, हमेशा पुश करेगा। देखो ई जो है ग्राउंड का सरफेस, उसको ऊपर की तरफ पुश किया, तो उसी तरह वो जो है ऊपर नीचे की तरफ पुश किया। क्लियर हुआ? तो ये होता है हमारा नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स। क्लियर हुआ? चलो एक चीज और, ध्यान से बनना। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर एक सरफेस जमीन का सरफेस है। तो हमेशा याद रखना कि फोर्सेस जो है वो स्फेरिकल चीज़ें के लिए या सर्कुलर चीज़ें के लिए नॉर्मल फोर्सेस जो है वो हमेशा कहाँ से पास करेगा, हमेशा नॉर्मल फोर्सेस सेंटर से पास करेगा। तो नॉर्मल फोर्सेस जो है कोई भी स्फेरिकल बॉडी के लिए वो कहाँ से पास करता है, सेंटर से। क्यों? क्योंकि रेडियस होता है हमेशा टेंजेंट की क्या, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो सकता है, रेडियस ही ना, परपेंडिकुलर सिर्फ रेडियस ही हो सकता है। इसलिए इसका नॉर्मल जो है हमेशा कहाँ से पास करेगा, सेंटर से पास करेगा। क्लियर हुआ? तो लिख लेना, नॉर्मल फोर्सेस इज एक्टिंग along the line joining of center of circular या spherical object।
ठीक है, कोई भी सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हो तो उसके लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग जो है, सेंटर के लाइन ज्वाइन करेंगे तो उसके अलोंग जो हमारा वर्क करेगा। क्लियर हुआ? नॉर्मल जो है हमारा हमेशा सर्कुलर ऑब्जेक्ट के सेंटर से पास करेगा। ठीक है, अगला दो तरह का और फोर्स है, इसके बारे में भी स्टडी कर ही लेते हैं। तीसरा नंबर था हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या था, होता है क्या, समझो। तुम लोग पढ़े होगा कि न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस वो जो है लगभग स्फेरिकल होता है और इसका रेडियस जो है लगभग रेडियस वो 10 का पावर माइनस 15 मीटर के ऑर्डर में रहता है। 10 का पावर माइनस 15 मीटर को 1 फर्मी मीटर भी बोलते हैं। तो हम बताए थे कि ये जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन से ही मिलकर बनता है। ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ऐसे न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे मिलकर बनता है न्यूक्लियस। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि यहां पर जो फोर्स का वैल्यू होता है, पढ़े होंगे कि दो ठो चार्जेज हैं, दो ठो चार्जेज पे जो फोर्सेस होते हैं वो होता है k q1 q2 बाई आर स्क्वायर। अब डिस्टेंस तो बहुत कम है, 10 का पावर माइनस 15 मीटर है, समझ रहा है, बहुत कम है, बहुत कम। अब डिस्टेंस बहुत कम होगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा हुआ मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब दो ठो चार्जेस के बीच फोर्स ज्यादा हुआ, मतलब प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स बहुत ही क्या है, ज्यादा, बहुत ज्यादा है। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच लगने वाला फोर्स ज्यादा है तो एक प्रोटॉन जो है वो क्या करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच फोर्स ज्यादा लगेगा तो टूट जाएगा न्यूक्लियस, ऐसा टूट जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उसके बीच में एक 100 गुना फोर्स जो है, 100 गुना फोर्स, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक से 100 गुना ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है एक और एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना, 100 गुना ज्यादा जो है एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है और उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इस न्यूक्लियस के अंदर। तो एक पॉइंट लिखो कि ए स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, विच इज 100 टाइम्स, मैंने शॉर्ट रेंज ऐसा है 100 टाइम्स मोर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन न्यूक्लियस के अंदर जो है 100 गुना ज्यादा फोर्स जो है एक और फोर्स एग्जिस्ट करता है, उसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, उस फोर्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्लियर हुआ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये जो फोर्स है वो वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स है, तो इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, वो काफी कम समय जो है, कम इसका रेंज कम होता है फोर्स का, समझ गया ना। अगला पॉइंट है कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसी के कारण जो है न्यूक्लियस जो है वो क्या रहता है, स्टेबल होता है। तो रीजन फॉर स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को स्टेबल रहने के लिए जो फोर्स जरूरत है, टूट जाता ना, तो उस न्यूक्लियस को स्टेबल रखने के लिए, माने नहीं टूटने के लिए जो है जरूरत फोर्स है वो हमारा क्या है, हमारा वही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में 12th क्लास में पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा, और लास्ट था हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स।
ये वीक न्यूक्लियर फोर्स जो हमारा कोर्स में नहीं है, ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स जो है हमारा कोर्स में नहीं है, ना 12 कोर्स में है ना अभी के कोर्स में है। फिर भी जान लो कि वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है। वीक न्यूक्लियर फोर्स होता क्या है? होता क्या है कि एक न्यूट्रॉन जो होता है वो टूट जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक न्यूट्रॉनों में, ठीक है, एक एंटी न्यूट्रॉनों में जो है न्यूट्रॉन टूट जाता है। एक न्यूट्रॉन पार्टिकल जो होता है, न्यूट्रॉन, वो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक ऐसे पार्टिकल में टूट जाता है जिसका नाम होता है कि एंटी न्यूट्रॉनो। हम बोले कि इसके बारे में अभी जो है जानना नहीं है, ठीक है ना, कि एंटी न्यूट्रॉनो क्या होता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखो कि न्यूट्रॉन जो है क्या होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों में डिवाइड हो जाता है। इस फोर्स के बीच में जो रीजन है वो हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स है। तो इस पॉइंट को लिख लो, काम आएगा कभी, कि न्यूट्रॉन इज डिके in proton, electron and anti-neutrino में जो है क्या हो गया, डिवाइड हो जाता है। इसी डिसइंटीग्रेशन को ही हम लोग बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन। This disintegration is due to weak nuclear force। तो ये जो डिसइंटीग्रेशन हुआ माने टूटा, वो किसके कारण होता है? तो ऑफकोर्स हमारा वीक न्यूक्लियर फोर्स के कारण होता है। क्लियर हुआ ना? तो हम जो है तुमको चारों तरह के फोर्स के बारे में बता दिए, ठीक है। किसके बारे में बताएं कि देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बता दिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स में 4 तरह के फोर्स बताए, फ्रिक्शन फोर्स बताया, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, फिर स्प्रिंग फोर्स, ठीक है ना। उसके बाद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बताएं, वीक न्यूक्लियर फोर्स बताएं। इतना के बारे में जो है बता दिए। अगले वीडियो में जो है हम लोग न्यूटन्स के लॉज के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट।